नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत की जो श्रृंखला मैं चला रहा था उसी के अंतर्गत आज मैं नया वीडियो लेकर के आया हूँ। प्राचीन इतिहास में जो ये वीडियो है ये मैं लेकर के आया हूँ नवपाषाण काल के बारे में। इससे पहले मैंने मध्य पाषाण काल के बारे में बताया था। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इससे इधर मैंने काफ़ी अच्छा एक फिगर भी बना रखा है, डायग्राम में भारत का मैप है जिसको आप लोग देखिए। इसमें प्रमुख जो जगहें हैं उनका मैंने इसमें जिक्र किया है, बाकी की जो थ्योरी है उसको कुछ चीज़ों को मैंने इधर नोट भी किया है। प्रमुख जो क्षेत्र हैं उनको आप मैप में नोट कर लीजिएगा, उनकी जो प्रमुख विशेषताएं होंगी उनको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर दिया है ताकि आपको समझने में थोड़ा और आसानी हो जाए। मैंने इस वीडियो में इन चीज़ों को इसलिए यहाँ पर लिख दिया है पहले से, ताकि आपको वीडियो तो कह सकते हैं ज़्यादा लंबा ना जाए और आप समझने में जल्दी उसको समझ भी सकें। चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग इनको देख करके नोट भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। वैसे मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको समझिए, समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं आज का जो नवपाषाण काल का जो वीडियो है इसमें ये देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आखिर मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में अंतर क्या था और ये युग को नाम किसने दिया, क्रांति किसने बोला, इन सब बातों का जिक्र करेंगे। तो नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज है। नियोलिथिक दरअसल देखेंगे तो ये एक आप देखेंगे नियोलिथिक एक लैटिन भाषा का शब्द है और ये जो शब्द बना है नियोस और लिथोस से बना है। नियोस का मतलब नया और लिथोस का मतलब है पत्थर। नियोलिथोस मतलब नियोलिथिक एज, जिसका शब्द का जो सबसे पहले नियोलिथिक एज जो है, इसका जो नियोलिथिक शब्द जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था जॉर्ज लुबॉक ने 1865 में। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। किसने किया था? जॉर्ज लुबॉक ने। लेकिन आगे चल करके जब हम मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में देखते हैं तो यह काफ़ी ज़्यादा हमें अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो मनुष्य है वो पशुपालन के साथ साथ में कृषि करने लगा है, स्थायी बस्तियां बना चुका है और औजारों में भी तीखापन आ चुका है। इन सबको देखते हुए जो गार्डन चाइल्ड हैं उन्होंने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी। गार्डन चाइल्ड ने, इसको समझिएगा, गार्डन चाइल्ड ने क्या बोला? नवपाषाण क्रांति। और जो नियोलिथिक एज जो है, नियोलिथिक शब्द या नवपाषाण काल शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज लुबॉक ने किया था, 1865 में किया था। याद रखिएगा 1865 में। अब आइए बात करेंगे विशेषताओं की। तो आखिर जो ये काल रहा इसमें क्या विशेषताएं रही हैं तो उनको हम देखेंगे। इस काल में देखने को मिलता है कि कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें से हम देखेंगे गेहूं है, जौ है, चावल है, कपास के भी मिल जाते हैं। तो इन सब के यहाँ पर साक्ष्य देखने को मिलते हैं। पॉलिशदार औजारों का प्रयोग है। तो पॉलिशदार औजारों का प्रयोग क्या है? मतलब कि जैसे मान लीजिए जैसे कोई पत्थर है, ये कोई पत्थर हो गया, ये कोई पत्थर है, उबड़ खाबड़ पत्थर है, इसको क्या कर दिया गया? इसको काट करके इसको क्या किया? चिकना बना दिया गया, बिल्कुल पॉलिश करके इसको ऐसा चिकना बना दिया गया। तो इसमें जो उबड़ खाबड़पन था इसको हटा करके एक जब चिकना पत्थर बना दिया गया तो इसको बोला गया पॉलिशदार औजार जो थे। इनको जो चिकनाया जाता है इसको बोलते थे पैकिंग। तो पैकिंग कर करके इसको क्या किया? चिकनाया गया। इसके ऊपर फिर जो जानवरों की चमड़ी वगैरह भी लगा करके इसको रगड़ करके बहुत ही कह सकते हैं बिल्कुल शार्प बना दिया जाता था इसको। तो औजारों में तीखापन भी आ गया था, नुकीलापन आ गया था, ये सब आप समझ सकते हैं। और औजार जो थे पॉलिशदार थे, इसको याद रखेगा। और जो पॉलिश करते थे उसको पैकिंग बोलते थे, याद रखेगा। सिंचाई व्यवस्था की, क्योंकि जान ने कृषि है तो सिंचाई व्यवस्था की भी हल्की सी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। हड्डी से बने उपकरणों का प्रयोग होने लगा, जानवरों की सींगों का प्रयोग होने लगा। इन सब का भी प्रयोग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उपकरण चूंकि पत्थर के थे, आप जब देखेंगे तो जब भारत में देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक उत्तर भारत के क्षेत्र, एक दक्षिण भारत के क्षेत्र। मैक्सिमम जो क्षेत्र में देखने को मिलते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर पत्थरों की बहुतायत मात्रा थी। लेकिन जब हम गंगा घाटी का जब हम जिक्र करते हैं, गंगा घाटी में जब हम देखते हैं तो वहां पर हमें कई सारे क्षेत्र देखने को मिलते हैं, लेकिन गंगा घाटी में आपको वहां पर कोई पत्थर वगैरह कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। गंगा घाटी में आपको पत्थर कहाँ मिलेंगे? तो लेकिन यहाँ पर जब नहीं पत्थरों का जब यहाँ पर अभाव देखने को मिला, वहां पर हड्डियों का प्रयोग किया जाने लगा, सींगों का प्रयोग होने लगा जानवरों की। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो पाई जाती हैं, मतलब कि जो यहाँ पर नवपाषाण कालीन जो बस्तियां मिली हैं या कहीं नवपाषाण कालीन जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें हमें देखने को मिलता है कि पत्थरों की बहुतायत मात्रा है। बहुतायत मात्रा का उपयोग इसलिए है क्योंकि ये दक्षिण भारत में आपको पर्वतों की, मतलब कह सकते हैं पत्थर आपको बड़े आसानी से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में भी दिखेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो गंगा घाटी में आपको नॉर्मल में पत्थर उतने नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि पत्थर मिले नहीं है, पत्थरों के साथ साथ यहाँ पर ऐसा नहीं, मिर्जापुर के क्षेत्रों में यहाँ पर पत्थर वाले औजार भी देखने को मिलते हैं। तो ये था, हड्डी के उपकरणों का प्रयोग होने लगा, मृदभांडों का विकास हुआ। अब मृदभांड क्या है? मृदभांड कह सकते हैं कि जो रखने का जो सामान होता था जिसमें कोई चीज़ रख सकते हैं तो उसको मृदभांड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने गेहूं की उपज की तो गांव में गया में देखिए गेहूं वगैरह जैसे ज़्यादा जब
एक क्वांटिटी होती है, उसको फिर कहीं रखा जाता है। आप घर पे भी देखे होंगे गेहूं वगैरह या कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए डब्बे होते हैं, उनमें रखा जाता है। तो उसी तरीके से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आप देख लीजिएगा, घड़े के नुमा का जहाँ पे मृदभांड भी देखने को मिलेंगे। तो ये क्या मृदभांड, इसमें सामान वगैरह रखा जाता था। ये क्या, इसमें सामान गेहूं रख दीजिए, चावल रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। तो मृदभांड, मृदभांडों के ऊपर कारीगरी भी देखने को मिलती है। कारीगरी का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन पे कई सारे चित्रांकन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें मिलते हैं। स्थायी निवास है, तो स्थायी निवास जो मैंने बताया, तो आखिर स्थायी निवास, क्योंकि कृषि कर रहे हैं आप, जब कृषि करेंगे तो एक जगह रहकर करेंगे, क्योंकि आपकी जो ड्यूरेशन है, आप कृषि कोई बीज वगैरह बोएंगे तो उसमें एक लंबी प्रक्रिया के तहत 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, जब तक वो फसल तैयार ना हो जाए, आपको वहीं पर रुक करके उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो पहले का जो मानव था, कह सकते हैं चलवासी था, एक जगह रुके अपना चलते रहते थे, जो यायावर जिंदगी बिता रहे थे, यहाँ हैं कल और गए, कहीं और गए, यहाँ शिकार के जाते रहते थे। लेकिन जब कृषि करने लगे, तो कृषि जब करेंगे तो आपको एक जगह स्थायित्व रहना पड़ेगा, वहाँ पर आप रुकेंगे तो अपना घर वगैरह बनाएंगे, झोपड़ी वगैरह बनाएंगे, रहने के लिए कुछ करेंगे। तो इन सब चीज़ों का भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि स्थायी निवास यहाँ पर मिले, क्योंकि कृषि कर रहे थे, कृषि के लिए आपको रुकना जरूरी है। पशुपालन के साक्ष्य मिले, गाय, बैल, सुअर, बकरी, कुत्ता आदि के भी साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जो गाय, सुअर, बैल, बकरी, कुत्ता आदि के साक्ष्य मिले। पशुपालन, क्योंकि स्थायी निवास कर रहे हैं, मतलब स्थायी रह रहे हैं, तो पशुपालन वगैरह भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को भी हमें देखने को मिलता है। पशुपालन के भी साक्ष्य वगैरह ये सब मिलेंगे। कई जगहों पर आप देखेंगे, अभी मैं बात करूंगा जब बुर्जहोम की, तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि मालिक के साथ कुत्ते के भी कह सकते हैं कंकाल मिले, मतलब कि कुत्ते के भी कंकाल यहाँ पर देखने को मिलेंगे मानव के साथ में। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में भी बात करेंगे उसकी भी। तो ये भी, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर पहले ऐसी परंपरा थी कि जब कोई मालिक, मतलब किसी जानवर का जब मालिक मर जाता था, तो उसके भी जो जानवर वगैरह थे उनको भी वहीं पर दफना दिया जाता था। तो ये भी चीज़ें मिलेंगी, तो भी हम आगे जिक्र करेंगे। तो ये सब चीज़ें हो गई जो मैंने बताया, इनको याद रखिएगा। कृषि के साक्ष्य थे और पॉलिशदार औजारों का प्रयोग। इससे पहले मध्य पाषाण काल में देखेंगे तो पॉलिशदार औजार नहीं थे, औजार वगैरह थे, लेकिन जो भी औजार वगैरह यूज हो रहे थे उनमें ये क्या हो रहा था, उनमें पॉलिश करके और महीन कर दिया गया। तो क्योंकि माइक्रोलिथिक छोटे औजार उसमें भी थे, लेकिन इसमें क्या हो गया, छोटे औजार इसमें भी हैं, लेकिन यहाँ पर औजार थोड़े से क्या हो गए हैं, औजारों का तीखापन उसमें आ गया है। इसको याद रखिएगा। स्थलों की बात करेंगे तो स्थल में अब हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैप में आना चाह रहे हैं कि मैप में थोड़ा सा देख लें कि आखिर क्या क्या चीज़ें खास हैं। तो मैप में जब हम देखेंगे तो हमें, चूंकि मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर, 3 पार्ट में कर लेते हैं और सुविधा की दृष्टि से। एक उत्तर भारत में, एक दक्षिण भारत में, एक पूर्वोत्तर में। पूर्वोत्तर में आसाम के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। उत्तर भारत में देखें तो जम्मू कश्मीर वगैरह, यूपी और बिहार में। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के क्षेत्रों में। बाकी एक क्षेत्र बिहार, पाकिस्तान में भी है, जिसको हम मेहरगढ़ के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ को याद रखिएगा, ये पाकिस्तान में है। वर्तमान समय में पाकिस्तान, बलूचिस्तान के पास में आप देखेंगे। यहाँ पर कृषि के साक्ष्य वगैरह भी कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं उनको मैं देखने। प्राचीनतम स्थल गेहूं, जौ की खेती, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान, यहाँ से कहाँ मिलते हैं, मेहरगढ़ से मिलते हैं। ये कह सकते हैं यहाँ पर खेती वगैरह काफ़ी ज़्यादा की जाती थी, अनाज की टोकरी के नाम से मशहूर भी था। यहाँ पर कह सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एरिया था मेहरगढ़। तो यहाँ से याद रखिएगा, ये प्राचीनतम स्थल है गेहूं का, खेती के प्राचीनतम साक्ष्यों में से, कि भारत में विश्व का भी है। जौ की खेती भी यहाँ की जाती थी। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान मिले हैं। कच्ची ईंटों का भी आयताकार मकान कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से मिले हैं। दूसरा हम देखेंगे बुर्जहोम। बुर्जहोम जो है वो जम्मू कश्मीर में देखेंगे, श्रीनगर, वर्तमान समय देखेंगे पुलवामा के पास में पड़ता है ये बुर्जहोम। बुर्जहोम की खोज जो देखें तो डी टेरा व पीटरसन ने इसको खोजा था। यहाँ पर गर्तावास, मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के भी साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। तो ये गर्तावास क्या है, गर्तावास क्या है कि मानव क्या करता था, कि आदमी क्या करता था कि जमीन के अंदर गड्ढे वगैरह खोद करके, जैसे मान लीजिए कोई एक, ये कोई जमीन है, मतलब कोई क्षेत्र, इसमें गड्ढे वगैरह खोद करके अंदर रहते थे। गर्तावास के यहाँ पर साक्ष्य वगैरह मिले। यहाँ पर इनमें नीचे गड्ढे वगैरह खोद करके अंदर रहते। तो यहाँ पर देखें तो ऐसा नहीं झोपड़ी नुमा यहाँ पर चीज़ों का प्रयोग हो रहा था, लेकिन फिर भी इनमें अंदर जाने के लिए भी आप देखेंगे तो यहाँ पर सीढ़ी वगैरह का भी जिक्र यहाँ पर देखने को मिलता है, अंदर जाने के लिए भी। तो गर्तावास के भी यहाँ पर मिले। गर्त, क्योंकि देखेंगे तो झीलों के किनारे पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर कई सारे गर्तावास मिले जहाँ पर आदमी रहते थे। इसको समझिएगा। बाकी आप इसका एक डायग्राम अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, उसको आप देखिएगा। और हम बात करेंगे मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साथ कहाँ से मिले, तो बुर्जहोम से मिले, याद रखिएगा। बुर्जहोम की खोज डी टेरा व पीटरसन ने, मैंने लिखा हुआ है डी टेरा व पीटरसन ने। फिर एक गुफकराल है।
गुफकराल का मतलब ये कुम्हार की गुफा। तो गुफकराल में देखेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे तो गर्तावास मिला और हड्डी के ऊपर, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है गुफकराल, यहाँ से मिले हैं गर्तावास और हड्डी के ऊपर। कहाँ से? गुफकराल में, जम्मू कश्मीर में। फिर हम बात करेंगे, आएंगे जब इलाहाबाद के क्षेत्र में देखेंगे तो गंगा यमुना के जो मिलन स्थल है गंगा, मतलब यहाँ कहाँ पर? इलाहाबाद में। तो वहाँ पर आपको भी कई सारे क्षेत्र उसी के घाटी के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे, जैसे कोयडिलवा है, चौपानी मांडो है, मैमड़ा है, मैमड़ा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। कोल्डिलवा से देखें तो धान के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कोल्डिलवा से मिले हैं। मृदभांड यहाँ से मिला है और सिलबट्टा, यहाँ पर कोई चीज़ पीसने के लिए जो सिलबट्टे का प्रयोग करते हैं वो यहाँ से मिला है। कहाँ से मिला है? कोल्डिलवा से मिला है। कोल्डिलवा को मैप में देख लीजिए, ये आप देख लीजिए प्रयाग है, इलाहाबाद है, वहीं पर देखेंगे तो 3 क्षेत्र यहाँ पर आपको देखने को मिले गंगा नदी के किनारे पर। इन सबको देखने से पता चलता है कि सभ्यता का, जहाँ पर आप विश्व में भी कहीं भी सभ्यताओं को जब आप देखेंगे तो नदियों के किनारे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है ताकि पानी की पूर्ति हो सके। कोल्डिलवा के बाद देखेंगे चौपानी मांडो है। चौपानी मांडो में मृदभांड मिले। मृदभांड मैंने बताया ना, बर्तन, ऐसे बर्तन जिसमें आप सामान वगैरह को रख सकते हैं, उनको मृदभांड कहते हैं, इसको याद रखिएगा। मधुमक्खी के छत्ते के जैसी झोपड़ियाँ भी कहाँ से मिली? तो चौपानी मांडो से मिली हैं, इसको याद रखिएगा। चौपानी मांडो से मृदभांड और मधुमक्खी के छत्ते की जैसी झोपड़ियाँ कहाँ से मिली? चौपानी मांडो से मिली। अब बात करेंगे मैमड़ा से। मैमड़ा को देखें तो यहाँ पर गोलाकार झोपड़ियाँ मिली, मतलब गोलाकार में झोपड़ियाँ यहाँ पर मिली हैं, तो गोलाकार में झोपड़ियाँ यहाँ पर मिली हैं। और जौ की खेती के साथ और पशु बाड़ा, पशु बाड़ा मतलब गाय का बाड़ा वगैरह जहाँ पर गायों को बांधा जाए, उनके साक्ष्य भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं मैमड़ा से। तो मैमड़ा से क्या मिला? मतलब गौशाला या कहें पशु बाड़ा, जौ की खेती, झोपड़ियाँ, गोलाकार झोपड़ियाँ मैमड़ा से मिली। अब आइए थोड़ा सा और हम देखते हैं, जब हम दक्षिण भारत की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जैसे आंध्र प्रदेश में उतनूर है, कोई मतलब नहीं, याद करने की जरूरत है नहीं। लेकिन जब हम कर्नाटक में आएंगे तो यहाँ पर संगनकल्लू, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, मास्की, कोडक्कल, इतनी जगह हैं, याद रखिएगा कि है कहाँ पर? कर्नाटक में। इनका संबंध जो है वो नवपाषाण कालीन सभ्यता से है। इनमें जब हम देखेंगे तो संगनकल्लू को देखेंगे तो यहाँ पर राख का टीला मिला और पशु बाड़ा मिला है। राख का टीला और पशु बाड़ा कहाँ से मिलता है? तो राख का टीला और पशु बाड़ा मिलता है, वो हम देखेंगे तो संगनकल्लू से मिलता है। तो राख का टीला मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। राख का टीला यहाँ पर मिला है और पशु बाड़ा। लेकिन अब बात करेंगे कि आखिर पशु बाड़ा, राख का टीला आया कहाँ से, इसको समझते हैं थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी समझने में। इसको हम समझाने की कोशिश आपको करते हैं। तो आइए देखते हैं राख का टीला और पशु बाड़ा। दरअसल जब संगनकल्लू या दक्षिण भारत में जब देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, इसकी क्षेत्र है, तो यहाँ पर मान लीजिए क्या है? कोई एक पशु बाड़ा, ये क्या है? पशु बाड़ा है, ये कोई पशु बाड़ा है। और जो ये वाला जो क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ पर अपनी कोई झोपड़ी बना करके यहाँ पर ये रह रहे हैं, इनकी कोई झोपड़ी यहाँ पर ये रह रहे हैं, और ये पशु बाड़ा है। लेकिन जो इन क्षेत्रों में जब हम देखेंगे तो पशु बाड़ा और राख का, ये पशु बाड़ा यहाँ पे कोई रहते हैं, लेकिन जब ये अपने स्थान से चले जाते थे, ये जब अपने स्थान से चले गए, कहीं रहने के लिए चले गए, यहाँ चले गए, तो यहाँ इस क्षेत्रों में क्या करते थे? आग लगा देते थे। इस क्षेत्रों में आग लगा देते थे, तो ये टीले के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? टीले के रूप में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो यहाँ रहते थे झोपड़ी वगैरह में जब कहीं चले गए, लेकिन पशु बाड़े को वैसे ही रखते थे। पशु बाड़े में इसमें ये बाड़ा वगैरह क्या होता है? सरकंडों का प्रयोग होता है। सरकंडो देखे होंगे, जिसको कुश बोलते हैं, गाँव वगैरह में देखें कुश मिलेगा, देखें बड़ी धारदार रहता है। सरकंडो वगैरह का प्रयोग करते थे बाड़ा वगैरह बनाने के लिए। तो इसमें क्या होता था? सरकंडों से बाड़ा वगैरह, और ये अपना घर वगैरह भी बनाते थे, सरकंडों का प्रयोग करते थे। तो उनसे अंत में जाते थे तो आग लगा देते थे। आग लगाने की वजह से यहाँ पर क्या है? राख का टीला यहाँ पर पशु बाड़ा देखने को मिला। पिकली हल में भी यही कहानी है। राख के ढेर एवं निवास स्थल, यहाँ पर निवास स्थल और राख के ढेर वगैरह ये सब पिकली हल में भी। ब्रह्मगिरी, मास्की, कोडक्कल में जो मैंने बताया वो ये वही बिल्कुल सेम है, इनको आप याद रखिएगा, कर्नाटक में याद है। और जब हम पूर्वोत्तर में देखते हैं तो 2 जगह देखने को मिलती है आसाम में, एक है सारूतारू और दाऊजली। सारूतारू में आदिम कुल्हाड़ियाँ व मृदभांड मिले। आधुनिक कुल्हाड़ियाँ मतलब कि आदिम कुल्हाड़ियाँ मतलब पुराने में कुल्हाड़ियाँ वगैरह आप जाने, कुल्हाड़ी जो होती कुछ इस तरीके की दिखेगी। मान लीजिए ये हो गया, और कुल्हाड़ी नहीं होती जिसे आप देखे होंगे, तो कुल्हाड़ी वगैरह यहाँ पर मिली है। और कुल्हाड़ी के साथ साथ में देखेंगे तो मृदभांड भी मिले हैं। दाऊजली में क्या है? कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। दाऊजली में पशुपालन व कृषि के भी साक्ष्य दाऊजली में मिले हैं, इनको याद रखिएगा। तो ये सब रही कहानी जो मैंने आपको बताई, समझिएगा इसको अच्छे से। एक सीरीज वाइज हम इसको आपको विस्तृत रूप में बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो के लिए कई जगहों से मैटर इकट्ठा किया गया, नेट का भी सहारा लिया गया, किताबों का भी सहारा लिया गया, ताकि आपको परीक्षाओं संबंधित सभी प्रश्न आपके
एग्जाम में फंस सके और आप उनको अच्छे से कर सकें। एक लिखित तौर पे भी चीज़ों को आप समझा सकते हैं। मौर्य कालीन मतलब कि कह सकते हैं नवपाषाण कालीन जो सभ्यता थी उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, तो आप फटाफट प्रकाश डाल सकते हैं। तो समझ गए होंगे आप। बाकी अब पूछ रहा जाए जैसे नवपाषाण कालीन जो प्रमुख स्थलों के बारे में, किन्हीं 4 स्थलों के बारे में बताइए, तो आप क्या बताएंगे? इनके मैंने बताया, इनको बता लिए। या ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में भी आपके सामने प्रश्न आ सकते हैं। बुरझोम, मेहरगढ़, गुफकराल है, इन पूछ ले कि गुफकराल कहाँ है या मेहरगढ़ कहाँ है, किस टाइम पीरियड मतलब किस काल का है, तो नवपाषाण कालीन है। इनको आप समझ सकते हैं, मैंने बताया। खैर इसमें और भी हैं, जब हम बात करेंगे, जब एशियंट हिस्ट्री में जब हम बात करेंगे, जब विश्व भूगोल बताएंगे, तो उसके अंतर्गत भी आपको बताएंगे। जो विश्व में बात होगी, जिक्र होगा कायरो का, जिक्र होगा मिस्र का, मतलब हर एक जगह जॉर्डन वगैरह का सबका जिक्र करेंगे। और वैश्विक स्तर पर जो पूरा मतलब नवपाषाण कालीन स्थल है उनका मैं जिक्र वैश्विक स्तर पर आपको करके मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं भारत के भूगोल के संदर्भ में आपको चीजें बता रहा हूँ। आगे जब विश्व इतिहास की जब हम बात करेंगे तो उसमें आपको विस्तृत रूप से और भी इन सब चीज़ों, क्योंकि विश्व इतिहास में मैं शुरुआत बिल्कुल वहीं से करूंगा जहां से हिस्ट्री स्टार्ट होती है, तो उसको भी मैं आपको आगे चल करके और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल इंडियन हिस्ट्री के पर्पज से आप इन चीज़ों को पढ़िए, आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको समझिए। मैंने बीच बीच में मैं यहाँ पर डायग्राम वगैरह भी लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में और अच्छी आसानी हो जाए। औजार वगैरह हैं, आप इनको नेट पर भी सर्च कर लीजिए, बाकी आपकी स्क्रीन के ऊपर आते रहते हैं, इनको आप देखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो मैं लेकर के आऊँगा ताम्रपाषाण काल का जिक्र करेंगे। बस उसके तुरंत बाद मैं आऊँगा, बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। उसमें करीब 2 से 3 वीडियो लगेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से खत्म करने में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला कंटिन्यू चलती रहेगी, आप भी कंटिन्यू देखते रहिए। धन्यवाद।